हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश नेक्स्ट। इस समय हम लोग IBACIO ग्रेड 2 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर हुआ था 18 फरवरी 2021 को। ये है शिफ्ट 3। तो शिफ्ट 3 है तो आज हमारा डिस्कशन भी 3 है, क्योंकि 18 को शुरू हुआ था। 18 का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं, आज कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब कल होगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुल 9 है, आज तीसरा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 6 पेपर बचेंगे 2021 वाले। ठीक, चलिए इसके पहले हम लोग 2 डिस्कशन कर चुके हैं और दो डिस्कशन के पहले एक दिन हमने डिस्कशन किया था कि जो IB का ACIO का पेपर है उसमें स्कीम क्या होगी, एग्ज़ाम स्कीम क्या होगी, कितने टीयर में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ईयर में क्या क्या पूछा जाएगा, सेकंड ईयर में क्या पूछा जाएगा, थर्ड ईयर में क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा एकदम विधिवत डिटेल। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो उसको देख लीजिए, वो आपके बहुत काम की है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगी। तो PDF आप लोगों ने इसका सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। जो गलत हुए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये है ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस दिया हुआ है जो ब्लू में लिखा है, उसके 4 हिस्से कर दिए गए हैं नीचे, लेकिन नीचे ना देखो, ऊपर से देख के पढ़ो और ऊपर से ही पता लगाना होगा एरर का आसानी से कहाँ मिलेगी। लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड फील्ड ट्रायल्स ऑफ 2 न्यू वेराइटीज ऑफ इंडिजिनस डेवलप्ड GM ब्रिंजल इन 8 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है फील्ड ट्रायल के लिए किसको, 2 वेराइटीज हैं जो इंडिजिनस डेवलप, मतलब जो स्वदेशी हैं। इंडिजिनस मतलब क्या हुआ, जो इंडिया में ही डेवलप की गई हैं, इंडिजिनस हैं। तो उनकी 2 वेराइटीज़ को, किसकी है ये, बैगन की, ब्रिंजल मतलब बैगन की, 8 राज्यों में इनको टेस्ट करने के लिए उन्होंने बोल दिया है, ट्रायल करने के लिए। ये तो हुआ सेंटेंस का मतलब। अब बात करते हैं एरर की। तो इन्होंने कहा कि इंडिजिनस डेवलप, अब डेवलप क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, और GM ब्रिंजल क्या है, ये नाउन है। अब इंडिजीनस का मतलब क्या होता है, स्वदेशी। इंडिजीनस डेवलप्ड यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंडिजीनसली डेवलप्ड। क्या होना चाहिए, इंडिजीनसली, इसमें लगाओ इंडिजियसली मतलब स्वदेशी रूप से, और यहाँ लगाओगे डेवलप्ड, पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा, क्योंकि GM ब्रिंजल जो लिखा हुआ है ये नाउन है। नाउन के पहले हमें वर्ब नहीं बेटा, क्या होना चाहिए था, हमें चाहिए था एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगेगा और एडजेक्टिव के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब। तो डेवलप का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, डेवलप्ड। डेवलपिंग और डेवलप्ड 2 होता है, जबकि ये प्रजाति हम लोग डेवलप कर चुके हैं इसलिए डेवलप्ड होगा। ठीक है, और इंडिजीनस को इंडिजीनसली बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो अब पूरा सेंटेंस होगा टू न्यू वेराइटीज ऑफ इंडिजीनसली डेवलप्ड GM ब्रिंजल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आंसर कौन सा हो गया, ये इंडिजीनस डेवलप्ड, तो चौथा वाला आंसर रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वही पुराना दोहराना, कौन सा है, साइनोनिम। साइनोनिम किसका पूछना है बेटा, ग्रेडियंट का पूछना है। अच्छा, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है, जैसे आप कहीं पर सपोज करो कहीं मॉल वॉल में जाते हैं, तो पहले क्या होता था, ऐसे जीना लगा होता था। ठीक है, ऐसे जीना लगा होता था। अब क्या होता है, यहाँ पर चूंकि ट्रॉली वगैरह लेके जाना होता है तो ये ऐसे नहीं होता, बल्कि अब क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं स्लोप। ठीक है, अब इतना खड़ा ढाल नहीं होता है वो, मतलब एकदम से ऐसा ढाल होता है, स्लोप। हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा, स्ट्रेचर लेके जाने के लिए, या आप लोग अपने घर के सामने जिनका मतलब घर बना होता है, पक्का मकान वगैरह बना होता है, थोड़ा ऊंचा बना होता है, तो उसमें कार वगैरह चढ़ाने के लिए, मोटरसाइकिल चढ़ाने के लिए स्लोप बना होता है। ठीक है, तो उसी का साइनोनिम ढूंढना है आपको। साइनोनिम क्या होगा, देखो लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, शो करना, किसी चीज़ को प्रदर्शित करना। दोनों हमारे काम के नहीं है। रैंप, रैंप में भी ऐसे ही होता है, ऐसे स्लोप बना होता है, रैंप इसको कहते हैं, ये स्लोप होता है। तो ग्रेडियंट का जो साइनोनिम होगा वो होगा रैंप, उसको कहते हैं स्लोप एक तरह का। फ्लैग माने झंडा होता, ये हमारे काम का नहीं है तीनों। ठीक, तो आंसर कौन सा लगा आपका, रैंप लगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो हो चुका ना, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है। आई वुड हैव वेटेड, ठीक, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू, मैं आपका इंतजार किया होता, डैश यू वर कमिंग, डैश यू वर कमिंग। अब बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक। तो पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे छूटा हुआ है, हैड आई नोन, बिकॉज आई वॉज नोइंग, या इफ आई वुड हैव नोन। इफ के साथ तो वुड लगाना नहीं होता है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। इसके ठीक पहले वाले जो हमने डिस्कशन करवाए थे उसमें आपको कंडीशनल्स के बारे में बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि इफ़ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो दूसरा सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम लोग वुड हैव लगाते हैं, वुड लगाएंगे, हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस है, पहला वाला पार्ट देखो, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू, मैं आपका इंतजार किया होता, ये कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हो गया, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू। और ये जो खाली जगह दी हुई है, खाली जगह के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, मैंने कहा था इफ सब्जेक्ट हैड लगाओ, या इफ सब्जेक्ट हैड नहीं लगाते तो हैड के साथ सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे तब भी सेम चीज आएगी। इफ आई हैड वेटेड, ठीक है, या इफ आई हैड नोन, या हैड आई नोन, ऐसे बना दो। तो इसमें अब बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। काफ़ी स्क्रीन गंदी हो गई है, क्लियर कर लो, ठीक है। तो आई वुड हैव वेटेड फॉर यू, ये दूसरा वाला पार्ट हो गया, मैं आपका इंतजार करता अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो। अगर मुझे पता होता, यहाँ हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए इफ आई हैड नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है, हैड आई नोन। तो हमको क्या चाहिए, ये हैड आई नोन, ये लग जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज नहीं लगाना है, इफ लगता तब हो सकता था काम। यहाँ आई इफ के साथ वुड लगता नहीं है, व्हेन इट वाज नोन बिल्कुल नहीं, अगर मुझे पता होता तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, उसी समय मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कंडीशनल्स में प्रॉब्लम है, देखो IB 2021 में अभी तक हमने जो क्वेश्चन कराया 3 सेट कराया, 3 के तीनों में कंडीशनल्स वाले क्वेश्चन आए हैं। आज वाले में भी आगे आप देख रहे हैं, आपकी आंख के सामने ही है। तो अगर आपको कंडीशनल्स को लेकर के किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्या है, डिटेल में समझना चाहते हो, तो हमारा एक वीडियो है कंडीशनल्स पे, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी है। तो आपको कंडीशनल पे 2-3 वीडियो मिलेगी, एक में हमने पूरा पढ़ाया है और 2 में हमने या 1 में प्रैक्टिस करवाई है। देख लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, अगर आपका ठीक है तो कोई बात नहीं, द बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। इसमें आंसर पहला हुआ। अब आगे आ जाओ आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको साइनोनिम बताना है। किसका बताना है साइनोनिम, एक्यूमुलेट का। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना होता है। तो अब स्कैटर लिखा हुआ है, स्कैटर मतलब क्या होता है, छितराना होता है, चीजों को छितरा देना, ठीक है, छितराना। तो इकट्ठा करने का अपोजिट क्या होगा, यही छितराना होगा, बिखराना होगा इसका एंटोनिम, ठीक, एकदम सटीक। अब गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ये साइनोनिम हो गया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ये बांटना हो जाएगा, ठीक। बांटना तो डिस्ट्रीब्यूट बांटने के लिए जाएगा, तो ये एंटोनिम हो जाएगा। और डिसेंबल क्या है, असेंबल का अपोजिट। असेंबल में हम लोग इकट्ठा करते हैं, और डिसेंबल करते हैं तो उसको पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं, ये भी एंटोनिम हो गया। अच्छा, तो पूछा क्या था, साइनोनिम। साइनोनिम पूछेंगे तो फिर ये आंसर नहीं होगा भाई। चलिए मैं एक बार इसको क्लियर करके आपको फिर से क्लियर बताता हूँ। साइनोनिम पूछा है एक्यूमुलेट का, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब छितराना, ये एंटोनिम हो गया। गैदर का मतलब इकट्ठा करना, साइनोनिम हो गया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, एंटोनिम हो गया। डिसेंबल असेंबल का अपोजिट हो जाएगा, तो ये भी एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था साइनोनिम का, तो आंसर हमारा गैदर होना चाहिए। हम जो पहले निशान लगाए थे वो गलत था, हम एंटोनिम समझ के निशान लगा दिए थे। फिर नीचे पढ़ के देखा तो 3 एंटोनिम दिए हुए हैं, तो फिर वो आंसर नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन चेक किए तो साइनोनिम है, ठीक। ऐसी गलती जो मैंने अभी गलती की, ये गलती आप लोग एग्जाम में ना करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अब बताना है आपको एंटोनिम। तो एंटोनिम देखो बेटा, किसका बताना है आपको, एंटोनिम बताना है आपको क्लैंडेस्टाइन का।
तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, कोई ऐसा मैटर जो लोग ना जानते हो, बहुत राज की बात हो, छुपी हुई बात हो, उसको कहते हैं। अब इसका आप क्या करिए, एंटोनिम बताइए। तो एंटोनिम मतलब क्या होगा? उसका एकदम ओपन हो जाएगा, जिसको सब लोग जानते हैं। तो क्लैंडेस्टाइन का एक बार हम लिख देते हैं इसकी मीनिंग, सीक्रेट। सीक्रेट, अब वर्ड आ जाओ, फर्टिव। फर्टिव का मतलब भी वही होता है, सीक्रेट, ठीक है। इसका भी मतलब क्या हो गया? सीक्रेट। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस, कोई ऐसा प्रयास जो हमने बहुत मेहनत की और बेकार गया। तो इस ना तो साइनोनिम है ना तो एंटोनिम है। कोवर्ट, कोवर्ट का क्या मतलब होता है बताइए? तो कोवर्ट का मतलब भी होता है छुपा हुआ, गुप्त होता है, ये भी सीक्रेट हो गया, तो ये भी साइनोनिम हो गया। अब ओवर्ट का मतलब होता है एकदम से ओपन, खुला हुआ, कोई भेदभाव नहीं, एकदम अनवेल्ड, ठीक है। तो आपका एंटोनिम यही एक मिला, बाकी दो साइनोनिम मिले। क्लैंडेस्टाइन का फ्यूरेटिव भी क्या हो गया? साइनोनिम, और कोवर्ट भी हो गया साइनोनिम, सीक्रेट भी हो गया साइनोनिम, वेल्ड भी हो गया, कवर्ड भी हो गया, ये सब साइनोनिम हो गए, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, PQRS, जिसमें आपको स्टार्टिंग मिल जा रही है और आपको क्लोजिंग मिल जा रही है। इतने में से आपको लगाना होगा क्या पहले होगा और क्या बाद में होता। तो देखो सब में क्यू से स्टार्ट हुआ है, देख लीजिए, एक और से देख लीजिए, सब में क्यू 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 क्यू। तो हम क्यू को मान लेते हैं कि पहला सेंटेंस है, इसमें कोई बवाल ही नहीं होगा, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ हाईली अनस्टेबल, अब इसको लगा लो, ये लगा ही, ये चारों में वही ऑप्शन है ना, तो अब करेंगे क्या आखिर, वो नहीं मानेंगे तो। रिगार्डलेस ऑफ द हाईली अनस्टेबल नेचर ऑफ हाई रिस्क एंड रिवार्ड्स, ठीक, इन सब के बावजूद। अब क्या होगा? अब आप शुरू करेंगे तो क्या लेंगे? एक सेंटेंस की स्टार्टिंग लेंगे। पढ़ लेते हैं यहाँ से, म्यूचुअल फंड्स आर स्टिल कंसीडर्ड एज, अभी कंसीडर्ड के बाद ही एज लगना चाहिए था, तो कंसीडर्ड एज अ वाइबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के बाद लगता है किस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी टू मेक सब्सटेंशियल गेंस, गेंस के बाद लिख दिया इंसर्टर, एकदम करेक्ट सा मिल गया। क्यू को आप ऊपर कर लीजिए, बाकी PRS क्रम में लगा दीजिए, तो क्यू ऊपर हो गया, PRS हमको यहाँ मिल गया, क्यू PRS यहाँ है, तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में वंस मोर एंटोनिम बताना है आपको। किसका एंटोनिम बताना है? अपैथेटिक का। तो पैथी का मतलब क्या होता है ना? रुचि होती है किसी चीज़ में, आपका इंटरेस्ट, लाइकिंग आपकी हो गई। तो अगर आपके अंदर पैथी है किसी चीज़ के प्रति, अपैथी का मतलब क्या हुआ? अपैथेटिक का मतलब होता है आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। एंटीपैथी होती तो डिसलाइकिंग हो जाती है। देखना, अपैथेटिक का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है, ठीक है, कोई फीलिंग नहीं होती है। और एंटीपैथी लगा दें तो क्या होगा? किसी चीज़ के प्रति आपके अंदर अरुचि है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब कोई इंटरेस्ट का मतलब एक तरह से कह सकते हो उससे आप नफरत करते हैं, हेट करते हैं, एंटीपैथी हो जाएगी। तो अब आ जाओ इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब क्या होता है? आपके अंदर कोई भावनाएं ही नहीं है, इमोशनलेस। इम्पैसिव क्या हो गया? इमोशनलेस। तो इमोशनलेस हो जाएगा तो वो तो अपैथेटिक ही हो जाएगा, तो मतलब ये तो साइनोनिम हो गया। देखो एक वर्ड मिल गया ना आपको, अपैथेटिक, इम्पैसिव, इमोशनलेस, 3 वर्ड आपको मिल गए, साइनोनिम के मिल गए। पैसिव का मतलब क्या होगा? एकदम निष्क्रिय टाइप का होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अनमूव्ड का मतलब ये होता है जिस पर किसी बात का कोई असर ना पड़े, आप लाख हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते रहो, रिक्वेस्ट करते हो भैया माफ़ कर दो, कुछ नहीं करने वाले। अनमूव्ड, आपकी आंसुओं का, आपके रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं पड़ने वाला, अनमूव्ड होता है वो। और ईगर का मतलब क्या होता है? उत्सुक होगा, उत्सुक। ईगर मतलब क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है, कोई चीज़ जानने की उसके अंदर उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है। अच्छा, उत्सुकता अगर किसी चीज़ के लिए, जैसे मैं आपको कुछ बताऊं कि कल मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, अगर आप जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं तो इसका मतलब इंटरेस्टेड होंगे। विदाउट बीइंग इंटरेस्टेड यू कैन नॉट बी एंथुजियास्टिक, विदाउट बीइंग इंटरेस्टेड यू कैन नॉट बी ईगर, क्यूरियस। जब इंटरेस्ट आएगा तभी आपके अंदर उत्सुकता जागेगी। और अपैथेटिक का मतलब क्या होगा? एकदम नो इंटरेस्ट वाला है। तो उसका एंटोनिम कौन सा होगा? एंटोनिम फिर यही ईगर है हमारे पास, ठीक है। तो चौथे 7वें वाले का आंसर क्या हो गया? 4th वाला हो गया।
आई थिंक अब आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 खाली जगह भरना है। ढूंढो। द पुलिस डैश म्यूट स्पेक्टेटर्स। ठीक है, जो पुलिस है एकदम मूक दर्शक, म्यूट मतलब होता है जो कुछ बोले बोले ना, म्यूट स्पेक्टेटर्स का मतलब हुआ एक मूक दर्शक की तरह। तो पुलिस उस समय क्या हो गई थी, मूक दर्शक हो गई थी। आगे लिखा है टू द इंटायर इंसिडेंट दैट टुक प्लेस राइट आउटसाइड द KEM हॉस्पिटल। KEM हॉस्पिटल के बाहर जो भी घटना घटी थी उसको लेकर के जो वहाँ पे पुलिस थी वो मूक दर्शक बनी हुई थी, कुछ कर नहीं रही थी, हिलडुल नहीं रही थी। तो पहली बात तो ये टुक प्लेस पास्ट में है। ठीक है, टुक प्लेस किस में है, पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होगा। तो दो चीज़ें हट गई यहाँ से, इज और आर की कोई गुंजाइश नहीं। अब रही बात पुलिस के लिए हम सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे, तो जो पुलिस है ना वो प्लूरल माना जाता है, तो पुलिस के लिए हम वाज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। आई थिंक अब आपका क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको क्या ढूंढनी है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। ठीक है, पढ़ते हैं सेंटेंस को। There was some team members who do not agreed to the coach's suggestion about changing their strategy. कुछ टीम में कुछ ऐसे मेंबर थे जो कोच की इस सलाह से सहमत नहीं थे कि हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। बात हो गई सेंटेंस के मतलब की। अब आते हैं एरर पे। तो डू नॉट के साथ एग्रीड लिखा हुआ, ये एग्रीड क्या होता है, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, आपको एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, डू लिखा हो या डिड लिखा हो या डज लिखा हो या कोई मॉडल वर्ब हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब कुछ होती है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, वर्ब फॉर्म देखो, मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, एक वीडियो नहीं 2 वीडियो हैं, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 वर्ब फॉर्म्स पे हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी है। अगर आपको वर्ब फॉर्म को लेकर जैसे ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई, डू, डज, डिड, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो किसके बाद फर्स्ट फॉर्म, किसके बाद सेकंड फॉर्म, किसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है, अगर ये क्लियर करना चाहते हो तो 1 घंटे का वीडियो, मतलब एक नहीं, हमको लगता है 40-40 मिनट के वीडियो होंगे, दोनों को दोनों आप देख डालिए, फिर प्रैक्टिस सेट भी कर डालिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, अब ये हो गई कि हम डू, डज, डिड और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है डू नॉट। डू नॉट के साथ हमें क्या लगाना चाहिए था, एग्री, एग्रीड नहीं लगाना चाहिए था। तो ये लिखा हु डू नॉट एग्रीड, ये एग्रीड गलत है, तो आपका आंसर क्या हुआ, सेकेंड होगा। ठीक है। तो अच्छा देखो, एक बात और कर लूँ मैं आप लोगों से, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है कि डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये तो हम लोगों को पता ही है। देखो बेटा, आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा, वो मुझे भी यकीन है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ अभी नए नए जुड़े होंगे या जिन्होंने ग्रामर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखी हो या एक राउंड लगा रखा होगा, तो उनके लिए मैं बस 1 मिनट और लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता, हमको लगता है 25-30 सेकंड और लगता है उस बात को समझा देने में। तो अगर आपको लगता है कि सर फालतू में इतना समझाते हैं, तो ये बात ठीक है, उनका भी ध्यान रखा जाएगा ना, जो अभी नया डिस्कशन शुरू किए हैं। ठीक है, आधा मिनट वेट कर लिया करो, सुन लिया करो, या थोड़ा फास्ट कर लो, बढ़ा लिया करो ना, फॉरवर्ड कर लिया करो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बेटा क्या है, इसमें 4 वर्ड दिए हुए हैं, 4 के चारों क्या दिया है, मैग्नेनिमस दिया है। अब मैग्नेनिमस में आपको ये देखना है कि किसकी स्पेलिंग सही है, सब के सब मैग्नेनिमस लिखा हुआ है। तो पहले तो ये समझो मैग्नेनिमस की स्पेलिंग क्या होगी, एक होगा मैग्ना, MAGNA, एक ये हो गया, उसके बाद मैग्नेनिमस होगा, फिर NI होगा, उसके बाद MOUS होगा। तो बीच में क्या है ना, बीच में है नानी, याद रखना, वो MAG, उसके बाद नानी है। तो देखो किसमें नानी है, इसमें नानी नहीं है, इसमें नाना है, तो ये नहीं होगा, इसमें भी नाना है, ये नहीं होगा, इसमें नानी है। ठीक है, इसमें नानी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मेगा दिया हुआ है, तो मेगा नहीं है, MAG होता है, MAGA नहीं होता, तो इस A की वजह से ये कट गया। यहाँ देखो ये लिखा है मैग, MAG, उसके बाद क्या लिखा है, नानी, उसके बाद मस लिखा है मैग्नेनिमस, ये चौथा वाला आपका आंसर हुआ। याद रखना, MAG, नानी, MOUS। ठीक, मैग्नेनिमस। मीनिंग बता दो, मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, बड़ा ही उदार व्यक्ति होता है, बड़ा ही जनरस होता है, बड़ा लीनियंट होता है, समझ गए ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा 11 आपकी स्क्रीन पर, कुछ अंडरलाइन किया हुआ है और आपको ये बताना है कि इसकी जगह पर क्या आ सकता है, उसको हटा के क्या कौन सा फ्रेज आप लगा सकते हो। अगर वो गलत है तो, अगर गलत नहीं है तो आपका सेकेंड ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट लगाइएगा। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ के देखते हैं। लिखा इन जर्नल्स, जर्नल्स का मतलब क्या होता है, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको जर्नल कहा जाता है। इन जर्नल्स जो राइटर्स होते हैं, जो लेखक वगैरह होते हैं, रिकॉर्ड्स हिज एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर वैल्यू और इम्पोर्टेंस, ये लिखा हुआ है। वंस मोर सब्जेक्ट वर्ब का, तो पहले मतलब समझ लो कि न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में जो राइटर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का जिक्र करते हैं, उसको बताते हैं, शेयर करते हैं, और अपने जो उनके लाइफ के वैल्यूज और इम्पोर्टेंस होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर चिंतन मनन विचार विमर्श करते हैं। ये हो गई बात। अब आई बात ग्रामर की, तो देखते हैं इसमें ग्रामर की क्या मिस्टेक हो सकती है। भाई जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन केवल इतना देखना है, लेकिन केवल इतना देखने में हम उसके बाद वाले पहले वाले की हेल्प तो ले ही सकते हैं। देखो एंड के बाद, ये एंड लगा हुआ, मैं बहुत बार ये बता चुका हूं कि एंड से अगर दो वर्ब जुड़ी होती हैं तो आप दोनों वर्ब को मैच करके देख लो। एंड के बाद एक क्या है, रिफ्लेक्ट, और एक एंड के बाद क्या है, रिकॉर्ड्स। तो एंड के बाद रिफ्लेक्ट देखो लिखा है, रिफ्लेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब रिकॉर्ड्स गलत होगा। दूसरी बात, राइटर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब चाहिए थी। रिकॉर्ड में एस लगाते ही ये वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, यहीं पर हमारी गलती हो गई। दूसरी बात, जो हिज लिखा हुआ है किसके लिए लिखा है, हिज लिखा है राइटर्स के लिए, और राइटर्स एक व्यक्ति नहीं है, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो क्या लगना चाहिए था, यहाँ पे देयर लगना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब राइटर्स के बाद रिकॉर्ड और उसके बाद देयर होगा। तो राइटर्स के बाद आप देखिए जहाँ पर रिकॉर्ड देयर एक्सपीरियंसेस लिखा होगा वही सही होगा, तो रिकॉर्ड देयर एक्सपीरियंसेस, हमें पहला वाला आंसर हमको ठीक मिल गया। यहाँ पर भी देयर एक्सपीरियंस लिखा है लेकिन रिकॉर्डिंग दे दिया, रिकॉर्डिंग, अच्छा एंड के बाद में रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट दिया हुआ है, तो हम पहला रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। एंड के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके पहले भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डेड नहीं हो सकता, केवल रिकॉर्ड होगा। समझ में आ गया, संतुष्ट हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करना है, देखो ये खाली जगह दी हुई है, अब क्या करना है समझ गए होगे। और देखो यहाँ देखो तो पूरा का पूरा वर्ब पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। द नेशनल डेब्ट डैश एट एन अलार्मिंग रेट, अलार्मिंग रेट मतलब एकदम खतरनाक रेट से बढ़ रहा है या घट रहा, नहीं घट तो नहीं सकता, बढ़ेगा, क्योंकि खतरनाक रेट दिया हुआ है। नेशनल डेब्ट खतरनाक रेट से बढ़ रहा है, देयर बाय इसलिए कॉजिंग कंसर्न अमंग इकोनॉमिस्ट, और इस वजह से जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनमें बड़ी चिंता फैली हुई है, लोग बड़े परेशान हैं भाई। तो नेशनल डेब्ट अब देखो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो हैड बीन ग्रोन मतलब बढ़ाया गया है कि बढ़ रहा है ना, डेब्ट बढ़ रहा है, तो हैड बीन ग्रोन नहीं, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में बढ़ चुका है, ये नहीं लगाना पड़ेगा। इज ग्रोन, नेशनल डेब्ट इज ग्रोन, अब ये पैसिव वॉइस बन रहा है, पैसिव वॉइस नहीं होगा, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा, तो हो गया हैज़ बीन ग्रोइंग, हाँ ये ठीक है। हैज़ टू बी ग्रोइंग, तो बढ़ाना पड़ रहा है क्या, नेशनल डेब्ट को बढ़ाना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, हैज़ बीन ग्रोइंग होगा, ये आपका तीसरा वाला आंसर होगा। या इज ग्रोइंग लिखा होता तब भी ठीक था, नेशनल डेब्ट इज ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट या हैज़ बीन ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट, ये दोनों सही हो सकते थे, तो ये लगाओगे। ठीक है, अब ये भी कंटिन्यूअस प्रक्रिया भी तो है। 13 नंबर पे आ जाओ, देखें 13 में क्या करना है, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका, भाई देखो हार्मफुल है, पॉइजनस है और बहुत ही अनप्लीजेंट है। पॉइजनस पकड़ के देख लो पॉइजनस है तो हार्मफुल होगा और अनप्लीजेंट भी होगा, जाहिर सी बात है। एक मेन हमारे जो पकड़ना है टर्म वो ये है, कीवर्ड है वो पॉइजनस। अब आ जाओ, यहाँ लिखा है एंग्जियस, तो जो एंग्जियस होता है ANXIOUS, इसका मतलब होता है ना किसी बात को लेकर के कोई चिंतित होता है, एंग्जियस होता है चिंतित, किसी बात को लेकर के परेशान है, फिक्र होती है इसको। और अन लगा दिया इसके पहले कि मतलब क्या हुआ, बेफिक्र हो गया, जिसको किसी बात की चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिक्रमंद नहीं है, तो अनएंग्जियस होगा। तो यहाँ इससे तो कोई रिलेटेड ही नहीं हुआ।
पैल्पेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपकी पल्स चेक करते हैं, जैसे आप किसी का बुखार चेक करते हैं तो ऐसे हाथ लगा देते हैं, कहते हैं आपको तो बुखार है, छू के फील कर लिया ना। तो जब आप छू के फील कर लेंगे जिस चीज़ को, वो पैल्पेबल हो जाती है, ठीक। तो वो भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। इनॉक्सियस, ठीक है, तो नॉक्सियस भी, ये पहले ये वाला वर्ड देख लो। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, विषैला होता है, जहरीला होता है, ठीक, ये हो गया विषैला। अब इसके पहले अगर नॉक्सियस पहले इन लगा दोगे तो वो विषैला नहीं होगा, इनॉक्सियस जो विषैला ना हो। और जबकि यहाँ कह रहे हैं कि हार्मफुल है, पॉइजनस है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या लगाओगे, नॉक्सियस, ये क्या है, ये विषैला है, जहरीला है, ये आ जाएगा। तो चौथा वाला आंसर हो गया। अब आओ 14 नंबर पे भैया। 14 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से वही खाली जगह भरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना है, देखो भरना क्या है, पहले ये तो देखो इडियम भरना है। इडियम क्या है, पहले पढ़ना पड़ेगा। द कंट्रैक्ट मैनेजर वाज टोल्ड, जो कंट्रैक्ट, जो ठेकेदार था, कंट्रैक्ट मैनेजर, उसको ये कहा गया कि द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज पुअर, जो आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, जो भी सड़क बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। अब सरिया खराब लगाए होंगे, सीमेंट खराब लगाए होंगे, ईंटा खराब लगाए होंगे, तो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत पुअर है। तो फिर उनको चेतावनी मिलेगी। एंड ही शुड डैश, ही शुड डैश, आपको ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, या फेस द कंसिक्वेंसेज, या आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने कहा था धमकी होगी, तो आप ये कर लो या आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तो चलो चारों ऑप्शन देखते हैं। गेट हिज एक्ट टुगेदर, गेट हिज एक्ट टुगेदर का मतलब होगा कि ऑर्गेनाइज योर वर्क। ऑर्गेनाइज योर वर्क का मतलब क्या होगा कि आप किसी काम को बड़े ही ऑर्गेनाइज ढंग से और बड़े ही अच्छे ढंग से उसको करिए। आप अपने काम को सुधारिए, ऑर्गेनाइज करिए, वरना आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये हो गया, ये तो हमको ठीक लग रहा है, पॉसिबल लग रहा है, तो इनको जरा ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, गेट हिज गोट, गेट हिज गोट का मतलब क्या होता, तो गेट हिज गोट का मतलब होता है ना, आप किसी को अपसेट कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। टू इरिटेट समवन, आप किसी को इरिटेट कर दे रहे हो, ये आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है बहुत ख़राब है, या तो आप इरिटेट करो या तो परिणाम भुगतो, ये नहीं आ जाएगा। गेट सम सट आई, सट आई का मतलब क्या हो, गेट सम सट आई का मतलब थोड़ी नींद ले लो। आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब है तो आप थोड़ी नींद ले लो, या तो फिर नतीजा भुगतो, तो ये नींद वीद नहीं लेगा, ऑफर नहीं मिलेगा, इनकी नींद चली जाएगी। गेट हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट, तो गेट हिज नोज आउट ऑफ जॉइंट मतलब ये होता है ना, जैसे हमको कोई चीज़ मिलने वाली थी, ठीक है, कोई चीज़ हमको मिलने वाली थी और आपने आके रास्ते में से ले ली वो चीज़। सपोज करो पापा हमारे लिए कुछ लाए थे देने के लिए, और पता लगा रास्ते में दूसरा वाला भाई मिल गया, उसको दे दिए, तो उसके ऊपर चिड़ मच जाएगी, इधर से किरकिरा जाएंगे कि क्या करें, कूट दे मन करता है उसको। तो ये होता है, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं लगेगा, आपका आंसर वही होगा, गेट हिज एक्ट टुगेदर। आप अपने काम को सुव्यवस्थित करो, ऑर्गेनाइज करो, वरना छोड़ दो साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो 15 ये रहा आपका। तो 15 में क्या कर रहे हैं कि इसमें भी वही ग्रामेटिकल एरर, खूब ग्रामेटिकल एरर पूछी जा रही है भाई, ये तो चलो ठीक है, एरर पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। हिज मेन आर्गूमेंट वाज, हिज मेन आर्गूमेंट, हिज क्या सही है, मेन आर्गूमेंट सिंगुलर है, वाज भी सही है। was not to consulted, oh not to consulted नहीं, his main argument was not to consult, ये हो गया not to consult, ये होना चाहिए, गलती हो गई यहाँ पे, तो not to consult होगा, be consulted नहीं होगा। तो आपका अब आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा 15 नंबर में, ठीक है। तो ये गलत हो गया, not to consult होना चाहिए था। आ जाओ अब नंबर 16 पे, 15 हो गया, तो 16 पे क्या है, फिर से खाली जगह भरो। चलो, इन द वेक ऑफ रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन, इन द वेक ऑफ मतलब क्या हुआ, को ध्यान में रखते हुए, अभी हाल ही में, रिसेंट मतलब अभी हाल ही में, क्रॉस बॉर्डर टेंशन का मतलब क्या हुआ, बॉर्डर के इस पार, जैसे इंडिया चाइना के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेंशन होता रहता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेंशन बना रहता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन आया है, सीमा पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको उसके मद्देनजर, इन द वेक ऑफ, उसके मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए, नोट कर लेना, ये अच्छा वर्ड है, बोलने में काम आएगा, अच्छा फ्रेज। इन द वेक ऑफ मतलब को ध्यान में रखते हुए, के मद्देनजर,
फोर्सेस हैव बीन डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फॉर इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। तो फोर्सेस को, सेनाओं को तैनात किया जा रहा है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का मतलब क्या हुआ, जो नाजुक जगह हैं वहाँ पर सेना तैनात की जा रही है फॉर इमीडिएट एक्शन, त्वरित कार्यवाही के लिए, तुरंत कार्यवाही के लिए, इफ रिक्वायर्ड अगर ज़रूरत पड़ती है तो कहीं पर फोर्स तैनात किया जाता है। या कोई मशीन, जैसे मान लो कहीं की पता लगा हमारे एरिया में एक एटीएम लगा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, कोई मशीन कहीं पर लगाई जाती है उसको डिप्लॉय कहते हैं। या सेना कहीं पर तैनात की जाती है तो उसको डिप्लॉय कहते हैं। तो डिप्लॉय वर्ड ये हमको मिला, डिप्लॉयड। ठीक है, हमारा आंसर तो हमको मिल गया ये 3rd नंबर वाला। बाकियों का मतलब समझना चाहते हो तो डिपॉजिटेड का मतलब जमा करना होता है, जैसे पैसा वैसा बैंक में जमा करते हैं तो डिपॉजिट करते हैं आप। डिपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कहीं से उठा के दूसरी जगह भिजवा दी। जैसे मान लो कोई अपराधी अमेरिका, कोई अपराधी इंडिया में है, तो अगर उसको वहाँ वाले मंगाते हैं तो हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको डिपोर्ट कर देते हैं, हमको वापस भेज देते हैं उसे। ठीक है, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह या कोई किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा तो आप डिपोर्ट करोगे। डिपार्टेड, तो डिपार्टेड ये पार्ट है। ठीक है, तो पार्ट का मतलब होता है अलग होना, डिपार्ट का मतलब प्रस्थान करना। ट्रेन आती है तो क्या कहती है, डिपार्ट। ट्रेन का जाने का टाइम क्या होता है, डिपार्चर टाइम होता है, तो डिपार्ट करना हो गया। समझ गए ना सारे का मतलब। आंसर कौन सा था, 3rd वाला। अब आओ 17 में। ठीक है, देखते हैं, ये 17 रहा आपका। 17 में क्या करना है भैया, देखो ये इडियम दिया हुआ है, उस इडियम का मतलब बताओ। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब जैसे ये एक हो गई नेल, देखो हमारी नेल टेढ़ी हो गई भाई, ये देखो ये हो गई नेल, मतलब क्या हुआ, कील समझ लो जी, कील है। और ऑन द हेड, ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या हुआ, मतलब आप जितने हथौड़ी मार रहे हैं, जितनी हथौड़ी मार रहे हैं, सब कहाँ पड़ रही है, एकदम कील के हेड पे पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपॉर्चुनिटी का, आप अवसर का एकदम सटीक फायदा उठा ले रहे हैं, सुविधा का। ये हो गया। चलो आंसर देखते हैं। तो रेज कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं पैदा करना है। व्हेन यू ऑलरेडी हैव गुड एंड गेट समथिंग ऑन द टॉप, नहीं ये नहीं होगा। यू हैव डिस्प्यूट विद समवन, ये भी नहीं होगा। डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, एकदम ठीक काम करना। या से समथिंग एग्जैक्टली राइट, एकदम सही बात कहना या एकदम सही ढंग से काम करना। तो अगर आपकी हथौड़ी नेल के हेड पे पड़ रही है, इसका मतलब आप एकदम सही काम कर रहे हैं, एकदम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये 4था वाला आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर में आ जाओ बच्चा। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, शोर आ रहा होगा ना, कुछ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। 18 नंबर में आ जाओ। तो 18 नंबर में आपको फिर ग्रामेटिकल एरर पकड़नी है। तो देखिए तुम्हें, आई न्यू दैट, ये तो ठीक है, न्यू ध्यान रखिएगा कि न्यू और की सेकेंड फॉर्म रखिए। आई न्यू दैट समथिंग वाज अमिस्ड है, समथिंग वाज मिस्ड, अमिस्ड क्यों होगा। इन द प्लान सबमिटेड बाय द सप्लायर, सप्लायर, हाँ सारा का सारा एरर ठेकेदारों वाला कहाँ से आ गया भाई। लग रहा है कोई पैसेज ऐसा रहा होगा जिसमें ठेकेदारी वाली बात रही होगी, तो उसी में से पूरा सारे के सारे एरर एक ही जगह से उठा लिया है। वाह भैया, जिन्होंने पेपर सेट किया गजब, जितना भी टाइम क्या बचाना अलग अलग जगह से ले लेते। खैर हमको क्या करना है, हमको तो एरर देखनी है। न्यू सेकेंड फॉर्म में है और ये वाज भी सेकेंड फॉर्म में है। अब इसका ज़रा मतलब देखो तो हम आपको गलतियां इसमें से बता पाएंगे। पहले मतलब देखो, अरे भाई क्लीन हो जाओ। हाँ, आई न्यू दैट समथिंग वाज अमिस्ड, समथिंग वाज मिस्ड नहीं, मतलब जो प्लान बनाया था सप्लायर ने, जो प्लान उसने सबमिट किया था उसमें कुछ चीज़ मतलब गायब थी। समथिंग वाज अमिस्ड नहीं, समथिंग वाज मिसिंग। क्या कहते हो, यही ना, समथिंग वाज मिसिंग, उनके प्लान में समथिंग वाज मिसिंग, कोई चीज़ मिसिंग थी। तो कौन सा हो गया ये, अमिस्ड गलत है, मिसिंग होना चाहिए, पहला वाला ऑप्शन हो गया। 18 हो गया ना, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बस। उसके बाद आ जाओ 19 नंबर में। 19 में क्या करना है, फिर एक इडियम दिया, भरमा आप खूब इडियम दिए हैं आज। चलो, आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल। आइडल हैंड्स का मतलब क्या हुआ, अगर आपके हाथ आलसी हैं तो वो डेविल का मतलब शैतान का उपकरण है, शैतान का टूल है। आलसी हाथ शैतान का टूल होते हैं, शैतान का औजार होते हैं। इसका मतलब अगर आप आलसी हैं तो आप बर्बाद कर लेंगे, हर चीज़ को नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ, देखिए इसमें क्या लगाना है। अनकंफर्टेबल और वरीड बिल्कुल नहीं है ये अनकंफर्टेबल, वरीड काहे होगा आलसी आदमी। When one thing goes wrong, तो जब एक चीज़ खराब होती है तो दूसरी भी खराब हो जाती है, ये भी मतलब नहीं था। बिफोर द टाइम नेसेसरी टू डू समथिंग, बिल्कुल ये भी नहीं है, तो एक्टिव आदमी हो जाएगा। यू आर मोर लाइकली टू गेट इन ट्रबल, ज़्यादा संभावना कि आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इफ़ यू हैव नथिंग टू डू, अगर आप
कुछ नहीं कर रहे हैं तो मतलब वही है, अगर आलसी हैंड का मतलब वही होगा, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो ये शैतान का औजार होगा, मतलब आप मुसीबत में पड़ने वाले हो। तो आंसर कौन सा लगाओगे आप? चौथा वाला लगाओगे, ठीक है ना। अब चलो 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, और ये इतना बड़ा है कि एक पेज में नहीं आया, ठीक है। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब दूसरा वाला पेज देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो PQRS, ठीक है, तो ये आपको अरेंज करना होगा, ठीक। आ जाओ भैया, पहला वाला पेज पहले पढ़ लेते हैं, तभी तो अरेंज करेंगे। देखो स्टार्टिंग सेंटेंस क्या दिया है कि जोसेफ स्टालिन वाज बोर्न, ठीक। जोसेफ स्टालिन एक व्यक्ति है, वो पैदा हुए थे, किस नाम से पैदा हुए थे? लोसिफ, ठीक है, विसारिनोविच। विसारिनोविच ये रसियन नाम होता है, विसारिनोविच, ठीक है। ये वाला तो पता नहीं क्या है भाई, वो टाइटल है, छोड़ दो इसको, हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जोसेफ स्टालिन जो थे, जब वो पैदा हुए थे तो उनका नाम था मतलब लोसिफ विसारिनोविच उनका नाम था। कहाँ पैदा हुए थे? इन द विलेज ऑफ गोरी, गोरी गांव में पैदा हुए थे। वो कहाँ पे है? इन द रशियन प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया, रसिया के जॉर्जिया प्रांत में पैदा हुए थे। ये कब पैदा हुए थे? 21 दिसंबर 1879 को पैदा हुए थे। चलो ये हो गया जोसेफ स्टालिन के जन्म के बारे में, वहाँ वो पैदा हुए थे। आगे आओ, लिखा इट वाज सी, इट वाज सी। अब ये सी कहाँ से आ गया? अभी तुमको मिला नहीं। ये वो थी हु डायरेक्टेड हिज एजुकेशन, जिन्होंने उनकी शिक्षा को दिशा निर्देश दिया, गाइड किया। फर्स्ट इन द लोकल गोरी चर्च स्कूल, लोकल में, गोरी में पैदा ही हुए थे तो गोरी में जो लोकल चर्च स्कूल था वहाँ पे शुरू में इन्होंने पढ़ा। उसके बाद थैंक्स टू ए स्कॉलरशिप, शुक्रिया इनको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके बाद ये कहाँ पढ़ते हैं? टिफलिस थियोलॉजिकल सेमिनरी। तो अब ये सेमिनरी क्या होता है? सेमिनरी एक ऐसा स्कूल होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग तैयार किए जाते हैं, पुजारी, प्रीस्ट वगैरह या प्रीचर वगैरह बनते हैं, ठीक है। जहाँ से जैसे कह सकते हो, अगर हिंदू हो आप तो समझ सकते हो कि कथावाचक या जो पुरोहित वगैरह जहाँ से पैदा होते हैं, आचार्य वगैरह जहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है धार्मिक कर्मकांडों की। तो इस स्कूल में ये पढ़े, ठीक। पहले वही कहाँ पढ़े? पहले गोरी के गांव के स्कूल में इन्होंने पढ़ा था, चर्च में ही चलता था स्कूल। और दूसरी बात, उनको एक स्कॉलरशिप मिल जाती है जिसकी वजह से वो टिफलिस थियोलॉजिकल स्कूल में आके पढ़ाई करते हैं। और ये पढ़ाई के लिए सबसे पहले इनकी गाइडेंस कौन की थी? सी ने किया था। तो ये सी कौन हो सकती हैं? तो कि बचपन की बात है तो इनकी मम्मी रही होंगी या इनकी बड़ी बहन रही होगी। पता करते हैं ये सी कौन था, ठीक है। अब आ जाओ किस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा क्लियर करके फिर बढ़ें। लिखा कि देयर सी होप्ड, सी फिर वही सी है, देयर सी होप्ड, उनको उम्मीद ये थी कि ही वुड ट्रेन टू बिकम अ प्रीस्ट। तो उनको ये उम्मीद थी कि यहाँ पर एक प्रीस्ट बनेंगे, पुजारी बनेंगे। मतलब जो पी वाले में सेंटेंस था, टिफनिस स्कूल इनको भेजा गया था जहाँ पुजारियों की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ जब ये एडमिशन उनका हो जाता है उसके बाद ये क्यू वाला सेंटेंस आएगा कि जो भी इनकी माँ या बहन रही होंगी, माँ है इनकी, यहाँ पे नीचे मदर लिखा हुआ है, तो इनकी माँ ने ही इनको बचपन में गाइड किया था पढ़ने के लिए। उसके बाद जब टिफलिस थियोलॉजिकल स्कूल आते हैं, सेमिनरी आते हैं, तो वहाँ से इनकी माँ को ये उम्मीद थी कि ये क्या बनेंगे? पुजारी बन जाएंगे। तो 10 जोसेफ्स, जोसेफ वही जोसेफ स्टालिन, ठीक है ना, या कैटेरिना, ठीक है ना। इनकी मदर का नाम जोसेफ्स, मदर उनकी माँ का नाम क्या था? या कैटेरिना, या कैटरीना मत समझिए, ठीक है ना। हाँ, कैटरीना नहीं है, या कैटेरिना है। आगे लिखा है कि मेड द मोर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। तो 10 मतलब इस प्रकार उनकी माँ ने उनके ऊपर ज़्यादा डीप, प्रोफाउंड मतलब डीप इम्पैक्ट, ज़्यादा गहरा असर डाला था। आगे लिखा है कि हिज फादर वाज अ शूमेकर, इनके जो फादर थे वो शूमेकर थे। शूमेकर का मतलब क्या? जूता उता बनाते थे। एंड पेंचेंट फॉर ड्रंकनेस, पेंचेंट का मतलब क्या होता है? जिसको आदतन, मतलब किसी को जैसे हैबिट की वजह से या नशे की वजह से रेगुलर ड्रिंकर जो होता है, एक तरह से कह सकते हो कि नशा है उनको, इस चीज़ का लाइकिंग होती है, हैबिचुअल लाइकिंग होती है। तो मतलब एक तरह से ये समझो ना कि वो डेली के पीने वाले थे। हु लेफ्ट गोरी, इन्होंने ये गांव, गोरी गांव छोड़ दिया था जब स्टालिन वाज यंग टू सीक एम्प्लॉयमेंट। यंग मतलब जब गोरी ये स्टालिन छोटे से थे तभी इनके पापा जो है वो गोरी गांव छोड़कर चले आए थे। क्यों छोड़ के आए थे? टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी ऑफ टिफलिस,
टिफलिस शहर में नौकरी पाने के लिए चले आए थे। तो इसका मतलब पहले क्या होगा, वो वहाँ पे पैदा, स्टार्टिंग सेंटेंस क्या हुआ, वो गोरी गांव में पैदा हुए। उसके बाद जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी जो हैं वो इनको छोड़ करके चले आते हैं इस शहर में। उसके बाद क्या होगा, इनकी माँ ने ही इनकी सारी देखभाल की होगी। उसके बाद कौन सा होगा, पी वाला आ जाएगा। पी के बाद क्या लगाओगे, तो क्यू वाला लगाओगे। क्यू के बाद क्या लगा दोगे, आर लगा दो, या तो ये हो जाता है सेंटेंस, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैंने अभी कहा था ना एस पहले आ जाएगा, पहला सेंटेंस मतलब स्टार्टिंग सेंटेंस के बाद। देखो मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ, ये रहा, एक बार मैं इसको क्लीन कर दूँ, हो जाओ भैया क्लीन, हाँ ठीक है। ये हुआ उनके जन्म की बात, ठीक। तो ये तो स्टार्टर हो गया। स्टार्टिंग के बाद का जो पहला सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंटेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए कि जब ये छोटे थे तो इनके पापा जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। तो एस से स्टार्ट होगा। देखिए चार के चारों में एस से ही स्टार्ट हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि बचपन में इनकी जो देखभाल का जिम्मा था, इनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा इनके मम्मी के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। एस हो गया। एस के बाद आर होना, ठीक ठीक। उसके बाद जब ये चले गए तो इनकी माँ ही थी जिनका असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। कैसे पड़ता है इनकी माँ का इनके ऊपर असर ज़्यादा, ठीक है। तो कैसे पड़ेगा, वो आएगा पी में, कि उन्होंने बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा को बहुत ज़्यादा गाइड किया था और इनको उम्मीद थी कि ये बन जाएंगे। लेकिन नीचे लिखा होगा, देखो क्यों हमको लास्ट में ले जाना है, क्यों ले जाना है, देखो यहाँ लिखा, इंस्टेड द यंग स्टालिन बिकेम अ डिवोटेड एडवोकेट फॉर मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन। मार्क्सवादी क्रांति के समर्थक बन गए, डिवोटेड। अब वो पुजारी बनने के बजाय क्या बन गए, एक क्रांतिकारी टाइप के बन गए। तो जहाँ पर ये उम्मीद थी उनको कि वो पुजारी बनेंगे, उसके बाद ही हम कनेक्ट कर पाएंगे कि वो पुजारी ना बन करके एक क्रांतिकारी बन गए। तो आखिरी सेंटेंस क्या चाहिए हमारा, क्यों चाहिए। क्यों में लास्ट वाला कनेक्ट होगा। तो क्यों किसने में है, एक ही में है लास्ट, देखो क्यों, देखे एक ही में क्यों लास्ट में दिया हुआ है, एस शुरू में दिया हुआ है, एस तो सब में शुरू में दिया हुआ है, क्यों एक ही के लास्ट में है। और जो क्लोजिंग सेंटेंस है उससे क्यों वाला ही कनेक्ट हो पाएगा। फिर से एक बार समझ लो, उनकी मम्मी को आशा थी कि वहाँ से वो पुजारी बन के निकलेंगे, जबकि वो क्रांतिकारी बन के निकले, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप सब लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो अब ये सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग इस सेशन के बारे में अपनी अमूल्य राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अपनी अपनी डिमांड्स रखी हैं उनकी डिमांड्स पर लगातार काम चल रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट वीक तक आप लोगों की डिमांड पूरी करूँगा, एक एक करके करूँगा, सबकी एक साथ तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग CGL की तैयारी करते हैं, CHSL की तैयारी करते हैं, MTS की तैयारी करनी है आप लोगों को, या स्टेनो की तैयारी करनी है, तो इन सब का एक एक दो दो सेट प्रीवियस पेपर का डिस्कस करके ऑलरेडी स्टोर में मतलब चैनल पे है। आप वो सब प्लेलिस्ट से कनेक्ट डाउनलोड कर लीजिए या रोज़ रोज़ देख लीजिए, आजकल डेटा की कमी तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी राय सलाह थी आप लोगों के लिए, ये सुविधाएँ हैं आपको हमारे चैनल पे। तो आपकी अमूल्य राय की हमें ज़रूरत होगी। फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करके फिर कल मिलेंगे इसी समय पर, इसी जगह पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।